हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस एजुकेयर ऐप एंड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप 200 प्लस एमसीक्यू का पार्ट 4 होगा दोस्तों। और मैं आपको बताऊं कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपके पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ से वीडियो। ठीक है, तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा, फिर जा कर के ये पार्ट देखिएगा अगर आप बाद में ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दीनदयाल उपाध्याय, लखनऊ यूनिवर्सिटी, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज और उदय प्रताप कॉलेज। दोस्तों, इंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस एग्जाम में भी हिस्ट्री पूछी जाती है, जिन कोर्सेज में भी हिस्ट्री पूछी जाती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले एक बात मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डीएनएस एजुकेयर ऐप पे आपको इस फ्री सेक्शन में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ इसका फ्री सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों है, ये रहा आपके सामने। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन कलकत्ता? तो दोस्तों, कलकत्ता में अगर मैं बात करूं कलकत्ता की, तो कलकत्ता का जो शुरुआत हुआ था वो 3 शहरों से मिलाकर हुआ था। ठीक है ना, कालीकाता, सूतानदी और गोविंदपुरी, ये 3 शहरों को मिला करके कोलकाता शहर की स्थापना की गई थी। दोस्तों, कोलकाता शहर की जो स्थापना किया था उसका श्रेय जाता है जॉब चरनॉक को। एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी ने इन तीनों शहरों को मिला करके जॉब चरनॉक, इसी को जाता है श्रेय कोलकाता की स्थापना का। ध्यान रखिएगा, कोलकाता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? जॉब चरनॉक को। जबकि बॉम्बे का अगर कोई को श्रेय दिया जाता है बनाने का तो वो जाता है गैरोल्ड अंगियार को। किसको? गैरोल्ड अंगियार को। इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजों द्वारा व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्ट बिल्ड बाय द ब्रिटिश इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में दोस्तों जो फोर्ट बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, वो नाम था फोर्ट विलियम। उसका क्या नाम था? फोर्ट विलियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फोर्ट विलियम बनाया गया था, यहाँ से ही सारे रेवेन्यू जो होते थे उसको कलेक्ट किया जाता था और इसी जगह पे रखा जाता था। जो भी कर, जो टैक्स होते थे ना, जो कलेक्ट किए जाते थे, क्योंकि हुआ क्या कि 1757 के प्लासी की लड़ाई के जीतने के बाद दोस्तों 1764 में एक बक्सर की लड़ाई भी जीत लेते हैं। तो प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये 3 जगहों के टैक्स की जिम्मेदारी खुद के हाथ में ले ली थी। और यहाँ पर 1765 में ये बात साबित हो गई थी कि इलाहाबाद के संधि के द्वारा इलाहाबाद की ट्रिटी हुई, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। इसी के तहत ये बात सामने आई कि अंग्रेजों के हाथ में अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा की जमींदारी या उनके टैक्स कलेक्शन का जो जिम्मा होगा ये अंग्रेज उठाएंगे और अंग्रेज ही उसको रखेंगे। समझ रहे हैं? तो इस तरह से फोर्ट विलियम की जो स्थापना की गई थी, या कलकत्ता में एक फोर्ट की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वो था फोर्ट विलियम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर, ये रहा। भैया ये क्वेश्चन ना हट है, ई गर्दा मचा दे वाला क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला जहाज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट शिप टू रीच इंडिया? दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन कितना शानदार है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेड ड्रैगन। तो भारत में आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज था वो था रेड ड्रैगन। मैं बात करूं रेड ड्रैगन की तो दोस्तों हॉकिंस, ठीक है, क्या नाम था? हॉकिंस, जो कि 1608 में जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों। इसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। और इसके बाद टॉमस रो भी आता है, टॉमस रो भी आता है। लेकिन इससे पहले 1608 में यही जहाज लेकर, रेड ड्रैगन जहाज लेकर के
आता है कौन, हॉकिंस आता है 1608 में जहांगीर के दरबार में, यानी जहांगीर के कोर्ट में आने वाला जो फर्स्ट इंग्लिश ऑफिसर था उसका नाम था स्टीफन, स्टीफन तो नहीं, हॉकिंस जरूर कहेंगे, स्टीफन हॉकिंस दूसरे हो जाएंगे, हॉकिंस जरूर कहेंगे। क्यों, क्योंकि हॉकिंस पहले ऐसे ऑफिसर थे अंग्रेज के जो कि जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ठीक है, क्या मांगने के लिए, इनसे अनुमति मांगने के लिए कि भाई हमें भी कोई फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का हमको अनुमति दीजिए, अप्रूवल दीजिए। तो फैक्ट्री जब इन्होंने मांगा, हॉकिंस ने जब मांगा जहांगीर से, तो जहांगीर ने स्टार्टिंग में तो नहीं दिया, लेकिन जब टॉमस रो 1613 में दोबारा गया तो भाई साहब जहांगीर को रहा नहीं गया, कहा कि ठीक है बार बार अंग्रेज आ रहे हैं तो इनको दान दे ही देते हैं। तो इस तरह से फिर उसके बाद दोबारा क्या दिया, 1613 में जहांगीर ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अप्रूवल दे दी, अनुमति दे दी कि ठीक है सूरत में आप अपना फैक्ट्री लगा सकते हो। ठीक है, तो पहले जहाज का क्या नाम था अंग्रेजों के, रेड ड्रैगन नाम था, याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ई देखा, ई क्वेश्चन ना हटे भैया, बम हटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था, विच वॉज द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश। दोस्तों सबसे पहला जो फैक्ट्री कहना चाहता है ये क्वेश्चन, कि पहला जो व्यापारिक केंद्र था यानी फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश किया था वो अंग्रेजों ने कहाँ किया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला फैक्ट्री जो था वो कहाँ इस्टेब्लिश किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो दोस्तों अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री जो इस्टेब्लिश की थी वो सूरत में की थी 1613 में, 1613 में। ठीक है, याद रखिएगा। और ये दरअसल ध्यान रखिएगा ये किया था 1613 में जब टॉमस रो जहांगीर के दरबार में, जहांगीर के कोर्ट में अनुमति लेने जाता है कि आप जो है हमें किसी भी तरह से एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने का हमको राइट दीजिए। तो इस तरह से टॉमस रो जो है के अप्रूवल के बाद टॉमस रो जो है बहुत ज़्यादा जब रिक्वेस्ट करता है जहांगीर से, तो जहांगीर उसको अप्रूव कर देता है और इस तरह से सूरत में पहली फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर लेती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए आपके सामने चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन आज का दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, वेयर डिड द ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो सेम क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है दोस्तों, आपके ऑप्शन है मुंबई, सूरत, सुतानती या महारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत। सूरत में 1613 में जहांगीर की अनुमति के देने के बाद टॉमस रो जब उसके दरबार में आया था तो जहांगीर ने उसको अप्रूव कर दिया कि ठीक है सूरत में आप फैक्ट्री खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। तो दोस्तों जैसे पोर्टुगीज सबसे पहले इंडिया में आए थे, कौन आया था सबसे पहले, पोर्टुगीज आए थे। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए, ध्यान रखिएगा, डच आए। ठीक, उसके बाद कौन आए, इंग्लैंड वाले आए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद कौन आए, उसके बाद आए थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ये सारे आए थे, वैसे तो एक बीच में डेनिस भी आए थे लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं 4 बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये तो सीक्वेंस था आने के ईस्ट इंडिया, मतलब ब्रिटेन की कंपनियों का, यूरोप की कंपनियों का ज़्यादा बेहतर होगा। यूरोप की कंपनियों का आने का क्रम तो ये है, ये तो क्लियर हो गया बात। लेकिन फ्रेंच बस्ती जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई तो यहाँ पर पौंडीचेरी में इन्होंने अधिकार कर लिया, माहे में भी इन्होंने अधिकार कर लिया, मतलब कैप्चर कर लिया, पौंडीचेरी को भी कैप्चर कर लिया जिसको आज पुदुचेरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1954 में आज़ादी के भी बाद फ्रांस वालों ने पौंडीचेरी को छोड़ा। समझ रहे हैं बात को, आज़ादी के करीब करीब देख रहे हैं ना, 7 साल बाद पौंडीचेरी को इन्होंने छोड़ा। ठीक है, माहे, अच्छा इनसे कोई खतरा नहीं था इसलिए भारत सरकार तुरंत इसको अपने अंडर में मिलाना नहीं चाहती थी, इससे कोई खतरा भी नहीं था भारत को। माहे और चंद्रनगर ये तीनों जो एरिया था वो फ्रांस की बस्ती में शामिल था, जबकि गोवा जो था वो 1510 में, ध्यान रखिएगा, वो यूसुफ आदिल शाह से अल्फांसो द अल्बरकुक
ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से अगर किसी ने जीता था तो वो पुर्तगालियों ने जीत लिया था। तो दोस्तों यूसुफ आदिल शाह को पुर्तगालियों ने हरा कर करके 1510 में गोवा को जीत लिया था। तो गोवा पर जो अधिकार था वो किनका था, वो पुर्तगालियों का था। इसलिए फ्रेंच बस्ती कौन सी नहीं हो जाएगी, गोवा की। क्यों, क्योंकि गोवा पर किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का। इस बात को ध्यान रखिएगा। पोर्टुगीज जो थे इनके ऊपर कैप्चर किए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? वेयर वॉज द अर्लीस्ट कॉलोनी इन इंडिया? भारत में सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? ये किसका था, किसका पूछा गया है पता है? ये टाइपिंग मास्टर साहब ने डच भूल गए हैं, तो डच का पूछा गया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो डच का सबसे पहले व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ। डम पुक, डम पुक। आप कहेंगे ये सर क्या है, ये तो कुछ और ही साउंड कर रहा है, डम पुक। देखिए मैं आपको बताता हूँ। ड से हो जाएगा डच, म से हो जाएगा मसूलीपट्टनम। तो डचों ने अपना जो फैक्ट्री बनाया था वो कहाँ बनाया था, मसूलीपट्टनम में। और पू से हो जाएगा पुर्तगाली, ठीक है। और क से हो जाएगा कोचीन। तो पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी फैक्ट्री बनाई थी, और जबकि डचों ने अपनी फैक्ट्री बनाई थी मसूलीपट्टनम में। तो पहली जो फैक्ट्री बनाई गई थी डच द्वारा, या डच के थ्रू पहली जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में, वो मसूलीपट्टनम में की गई थी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, मसूलीपट्टनम में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर क्या है, ये लीजिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए उनका सही कालानुक्रम क्या है? The correct chronological order in which the British established their trading centers at the following places। तो सबसे पहले आप जानते ही हैं कि 1613 में सबसे पहले अंग्रेजों ने सूरत में अपना फैक्ट्री ओपन किया था। तो सूरत तो सबसे पहले होगा। सूरत कहाँ है, देखिए ये ऑप्शन में सूरत है और ये ऑप्शन में सूरत है। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, चाहे सी हो सकता है चाहे डी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे मद्रास में इन्होंने किया था, मद्रास इसमें भी है। उसके बाद कहाँ किया था, उसके बाद बम्बई में किया था, फिर जाकर कहाँ किया था, कोलकाता में किया था। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले इन्होंने सूरत में, उसके बाद मद्रास में, उसके बाद मुंबई में, फिर उसके बाद कोलकाता में इस्टेब्लिश किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। भारत में आलू की फसल शुरू की थी, पोटैटो क्रॉप वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाई। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं पोटैटो की, मैं बात करूं ओनियन की, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको, साइंस में कुछ चीजें हैं। ठीक है, मैं बात करूं टर्मरिक की, ठीक है, मैं बात करूं सैफरॉन की, केसर, इसको हम केसर कहते हैं, ठीक है, हल्दी कहते हैं इसको। ओनियन मैंने प्याज तो आप जानते ही होंगे, और आलू होता है जानते ही हैं। ठीक है, और उसके बाद जिंजर यानी अदरक। ये सारे पहले तो आपके स्टेम होते हैं, स्टेम खाते हैं ये सब हम। ये सारे क्या होते हैं, स्टेम होते हैं, तना होता है ये। ठीक है, साइंस में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आलू भी हम तना खाते हैं आलू का, ठीक है। ओनियन का भी हम लोग क्या खाते हैं, तना यानी स्टेम खाते हैं। टर्मरिक का भी, सैफरॉन का भी, और जिंजर का भी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, आप याद रखेंगे हद, आप गाना एक गा लीजिए, हद कर दी आपने, ठीक है ना। आप तो गाना गाना जानते ही होंगे। तो हद कर दी आपने जब आप गाएंगे तो हद से हो जाएगा हल्दी, कर से हो जाएगा केसर, दी का मतलब आदि यानी अदरक, आ से आलू, प से प्याज, न मतलब कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हल्दी, केसर, आदि यानी अदरक, आ से आलू, प से प्याज, ये आपके क्या है, तना है। इसका हम तना खाते हैं। यानी कौन सा एडिबल पार्ट है, इडेबल जो पार्ट है यानी खाने योग्य जो पार्ट है वो तना होता है इन सब सारे आइटम का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में आलू की फसल की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो दोस्तों पुर्तगालियों ने किया था। सी करेक्ट आंसर होगा। आलू की फसल की शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था, ध्यान रखिएगा। और मैं बात करूं अगर
गांजा, चरस, ये समझ रहे हैं ना, यानी अफीम की या नशे की या मैं कहूँ टोबैको की, तंबाकू की भी शुरुआत अगर किसी ने भारत में लगाई थी या कराई थी, आदत धलाई थी, तो वो कौन थे? वो पुर्तगाली ही थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया? इन विच किंग्स टेरिटरी डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फोर्ट ऑन द लैंड ऑफ इंडिया? तो सबसे पहले मैंने बताया था पुक, आपको याद होगा, डम पुक, मैंने अभी आपको ट्रिक बताया है। पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री कोचीन में खोली थी, तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और मैंने बताया था कि पुर्तगाली ने ही सबसे पहले भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। वास्को डिगामा ने 1498 में भारत के रास्ते की खोज की समुद्री, और उस वक्त जो कोचीन का राजा था उसका नाम था जमोरिन। दोस्तों जमोरिन राजा था, और जब जमोरिन के पास बहुत ही हचकोले खाकर पहुंचता है, तब जाकर वास्को डिगामा को लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर, जैसे ही वो घाट पर पहुंचता है, मतलब किनारे पहुंचता है, घाट तो नहीं कहेंगे, वहां पे समुद्र के किनारे वो पहुंचता है, वैसे ही उसको बहुत सारे हड्डी के टुकड़े दिखाई देते हैं। एकदम उसका हालत अंदर से पंचर हो जाता है। सोचता है, उसका सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है, कहता है, लगता है कि अब तो जाएंगे ही हम, क्योंकि हमें लग रहा है बलि दे देंगे यहाँ पे सब। लेकिन जैसे ही वो जमूरीन के दरबार में जाता है, तब उसको वहाँ ईसा मसीह की फ़ोटो लगी दिखाई देती है। तब वो समझ जाता है कि लग रहा है कि ये हमारे ही जैसे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। इस तरह से जमूरीन राजा उसकी बड़ी मदद करता है और वास्को डी गामा को बहुत सारे मसाले देता है, और मसाले दे करके उसको रवाना करता है कहाँ पे? पुर्तगाल में। और पुर्तगाल जब रवाना करता है तो वो उसे 60 गुना अधिक मुनाफे पर बेचता है, क्योंकि वो फ्री में मिला था उसको बहुत सारे मसाले केरल से। केरल के कोचिंग से बहुत मसाले फ्री में मिले थे, और वो लेकर जाता है और उसको 60 गुना अधिक मुनाफे पर बेच करके कमाता है कौन? वास्को डी गामा। और जब उसको, जाहिर सी बात है, जब कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ मिल जाती है इंसान को, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और पेट में पचा नहीं, और पेट में जब पचा नहीं तो चारों तरफ वो शोर कर दिया, भाई साहब, अरे रे, हम इंडिया में ऐसे ऐसे देश में गए थे जहाँ पर इतना मसाला, इतना ज़्यादा बेहतरीन, क्योंकि स्पाइसेस इससे पहले यूरोप के लोग जानते नहीं थे कि स्पाइसेस का हम लोग यूज करते हैं खाने बनाने में। और बहुत ही शानदार टेस्टी जब खाना बना, तो कई बार तो ऐसा भी हुआ कि यूरोप के लोग ने उंगलियां भी काटना शुरू कर दिया था अपना, ठीक है ना, जब नमक, अरे जब टेस्ट मिलने लगा उनको स्पाइस का। खैर, इस तरह से कोचीन ने फैक्ट्री खोल ली थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय अभी मैंने बताया कोचीन। एक सेकेंड एक सेकेंड, ये यहाँ तो फैक्ट्री इन्होंने बनाई थी। पुर्तगालियों को जब हम मुख्यालय की बात करेंगे दोस्तों, तो देखिए मुख्यालय में आपको देखना होगा ध्यान से कि गोवा भी यहाँ ऑप्शन में है। मैंने अभी आपको बताया था कि 1510 में, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री नहीं पूछा है। अगर मैं बात करूँ 1510 में, अल्फांसो द अल्बरकुक, ठीक है ना, अल्फांसो द दी अल्बरकुक, अल्फांसो द अल्बरकुक ने क्या किया? गोवा में यूसुफ आदिल शाह की सेना को हराकर 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया, और 1510 में 1510 में जब गोवा को उसने कैप्चर करके, उसको इन्वेड करके उसको जीत लिया, तो गोवा पर उसने क्या बना लिया? मुख्यालय बना लिया था, ठीक है, पुर्तगालियों ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? हुज प्रिंसेस वॉज गिवन इन बॉम्बे एज डाउरी टू द ब्रिटिश एम्परर चार्ल्स सेकंड टू मैरी? देखिए दोस्तों, पता है क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई हुई थी, तो उससे पहले ही पुर्तगाल की कंपनी आ चुकी थी इंडिया में। लेकिन पुर्तगाली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था इंडिया के लिए, वो नुकसानदेह इसलिए नहीं थे, बहुत खतरा इसलिए नहीं थे, क्योंकि वो कभी भी पॉलिटिक्स में इंटर नहीं किए थे, उतना ज़्यादा इंटरफेयर उनका नहीं था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो थे, ओ माय गॉड करके वो शामिल हो जाते थे इंडिया के पॉलिटिक्स में। और इंडिया के पॉलिटिक्स में उन्होंने देखा कि राजा रजवाड़े इतने आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल करके हम जीत सकते हैं, और हम इनके ऊपर शासन भी कर सकते हैं, ऐसा ये लड़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड वालों से इंडिया को ज़रूर क्या था, बहुत ज़्यादा डेंजर था। और वही आखिर में साबित हुआ। कैसे? क्योंकि इंग्लैंड के पास जो भी मुसीबत आती थी ना, वो पता है क्या करता था? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंग्लैंड की, उसके बाद कभी भी कोई मुसीबत आती थी ना, तो उससे वो शादी कर लेता था, यानी मैरिज ट्रीटी कर लेता था। यानी एक तरह से
वो शादी का समझौता कर लेता था। जैसे ही उसने देखा कि पुर्तगाली उनके सामने एक कहीं ना कहीं चुनौती बनकर खड़े हैं, चैलेंज बनकर के खड़े हैं, तो पुर्तगाल के ये महारानी यानी प्रिंसेस, ठीक है, जिसका नाम था क्या, कैथरीन ब्रिगेंजा, क्या नाम था, कैथरीन, कैथरीन ब्रिगेंजा। दोस्तों इसी से जो है शादी जो है कर लिया किसने, चार्ल्स सेकंड ने। और यहाँ तक कि शादी भी किया, और पुर्तगाल, जाहिर सी बात है अब शादी कर लिया तो पुर्तगाल वाले इंग्लैंड वाले पे तो अटैक करेंगे नहीं, समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरह से पुर्तगाल वालों का पूरी तरह से इंग्लैंड वाले श्योर हो गए कि अब पुर्तगाल से हमसे कोई अटैक नहीं होने वाला है, क्योंकि अब मैरिज हो चुका है, शादी हो चुका है, तो कहाँ से अब पुर्तगाल अटैक करेगा इंग्लैंड पे। यानी इंग्लैंड का जो राजा है जिसका नाम है चार्ल्स सेकेंड, इसकी शादी हो गई है किससे, कैथरीन ब्रिगंजा से, तो कहाँ से आप अटैक करेंगे, कहीं भी से अटैक तो करेगा नहीं पुर्तगाल, अपने ही भाई साहब, अपने ही बेटी का है, क्या होगा कि कभी भी वो चाहेगा कि उसकी बेटी का हस्बैंड मरे, है कि नहीं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अटैक होना बंद हो गया। इंग्लैंड इतना चालाक था कि वो मैरिज कर लेता था, शादी कर लेता था, जहां दुश्मन देखता था शादी कर लेता था। चार्ल्स सेकंड यहाँ तक शादी भी किया, और इसको दहेज में कैथरीन ब्रिगेंजा यानी पुर्तगाल की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा भी दिया गया। और वो तोहफा पता है क्या था, बम्बई, बॉम्बे को, भाई साहब जैसे भारत, यहाँ पे भारत तो कुछ कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे दूसरे दो देश आकर के कुछ भारत के एक हिस्से को ही दे दे रहे हैं डॉरी में, यानी दहेज में दे दे रहे हैं, और हम लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। भाई साहब गजब हो गया ये तो, सामान हमारा, जमीन हमारी, दो यूरोप के प्लेयर आकर के आपस में दहेज ले दे रहे हैं, बताइए क्या ही मजाक है ये। तो मुंबई को क्या कर दिया, बॉम्बे को दे दिया किसको, दहेज में, किसको दे दिया, अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकेंड को, ठीक है ना। कहाँ की महारानी थी वो, पुर्तगाल की, ठीक है, पुर्तगाल की महारानी थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। दोस्तों अगर मैं बात करूं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो एक राजा हुआ फ्रांस का जिसका नाम था लुई 14। लुई 14 जब वहां का राजा बना तो उसने फैसला किया कि फ्रेंच जो कंपनी है वो ईस्ट की तरफ बिजनेस करने जाएगी, और फ्रेंच ईस्ट की तरफ बिजनेस जब करने जाएगी तो ईस्ट में सबसे अच्छा कंट्री उस वक्त सबको दिख रहा था हमारा ही प्यारा देश जिसका नाम था भारत, और भारत देश इनको दिख रहा था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भी इंडिया में आई, कब, 1664 में। और 1664 में जब ये आई तो उस समय लुई कॉलबर्ट जो था, ठीक है, लुई कॉलबर्ट जो था यही लेकर के आया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में, ठीक है, क्या नाम था, लुई, ठीक है, लुई कॉलबर्ट, ध्यान रखिएगा, यही जन्मदाता कहा जाता है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाने का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहली फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश किया था इन्होंने, तो याद रखिएगा फ्रांस वालों ने भी पहली फैक्ट्री जो स्टैब्लिश की थी वो सूरत में ही की थी। और एक म्यान में दो तलवार तो रह नहीं सकते, सूरत में आप याद करिए अंग्रेजों ने भी फैक्ट्री बनाई थी 1613 में ही, और एक ही जगह पर फ्रांस वालों ने भी बना लिया, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के बीच तो लड़ाई होनी तय है कि नहीं। अब आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखिए दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। अच्छा पहले बंगाल का क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले अटैक करके प्लासी की बैटल में बंगाल पे ही अंग्रेजों ने पहली लड़ाई अगर किसी भी इंडिया के शासक के खिलाफ या राजा के खिलाफ या बादशाह के खिलाफ या नवाब के खिलाफ लड़ते हैं तो वो बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। और जो लड़ाई हुई थी उसका नाम था प्लासी की लड़ाई, जो कि 1757 में होने के बाद अंग्रेजों ने अपने जड़ को और मजबूत करना शुरू कर दिया। तो वहीं जीतने के बाद दोस्तों बंगाल का नवाब बनना शुरू होता है, यानी बंगाल का गवर्नर बनना शुरू होता है। पहला गवर्नर जो रहता है, ध्यान रखिएगा, पहला गवर्नर रहता है रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का। ये सारा मैं बात कर रहा हूँ बंगाल का, अभी इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ना, अभी सिर्फ बंगाल लेवल पे। तो पहला जो था गवर्नर, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, रॉबर्ट क्लाइव था। अगर आपसे पूछ देगा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल आपसे पूछ देगा तब आंसर चेंज हो जाएगा। सिर्फ गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, गवर्नर जनरल पूछ देगा तो आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग, जो कि इसमें पूछा गया है। देखिए गवर्नर जनरल पूछा है ना कि सिर्फ गवर्नर, सिर्फ गवर्नर पूछता तो रॉबर्ट क्लाइव आंसर होता।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपके सामने, आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस वर द फर्स्ट टू स्प्रेड देयर ट्रेड एंड इन्फ्लुएंस इन इंडिया? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि भारत की खोज सबसे पहले पुर्तगालियों ने की थी। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। और पुर्तगाली में भी किसने किया था? एक नाम था व्यक्ति का जिसका नाम था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा जो था उसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब? 1498 में। समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। और 1498 में जब समुद्री मार्ग की खोज की इसने, तो उस समय ये कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह केरल में ये पहुंचा था। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से दोस्तों सबसे पहले जो भारत में आए थे वो पुर्तगाली आए थे, इसलिए डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? द क्रेडिट फॉर डिस्कवरिंग द सी रूट टू इंडिया गोज टू। तो शुरुआत करें अगर यूरोपियन कंपनी के आने की, तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं कि कोलंबस को ये काम सौंपा गया था इंडिया के सी रूट को खोजने के लिए, जो कि इटली का नाविक हुआ करता था, जो कि कहाँ का सेलर था? इटली का था रहने वाला। लेकिन कोलंबस क्या हुआ, ओ माय गॉड करते करते ये गलती से गधा पहुंच गया कहाँ? नॉर्थ अमेरिका। और इसने इसको नई दुनिया नाम दिया। नॉर्थ अमेरिका का इसने डिस्कवरी कर दिया, जो कि एक सी रूट की डिस्कवरी किया था। नॉर्थ अमेरिका देश की नहीं, वहाँ के सी रूट की। तो इसको बोला गया था कि इंडिया की खोज करो जाकर के समुद्री रास्ते की। ये अमेरिका की खोज कर दिया। अब कोलंबस को सब बहुत मारे कि 1492 में 1492 में इसने नॉर्थ अमेरिका की खोज कर दी थी, ध्यान रखिएगा, कोलंबस ने। तो बाद में कोलंबस से इतनी दुखी हुए सब स्पेन के लोग, क्योंकि स्पेन के ही लोग सारा पैसा लगा रहे होते हैं इन सबको भेजने के लिए, जितना ये पैसा हो रहा था लग रहा था। बाद में जब धीमे धीमे डिस्कवरी होने लगी कंपास की, तो कंपास के डिस्कवरी होने के बाद कुछ जगह पहले से ही खोज दी गई। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यूरोप था, ये पुर्तगाल है, लास्ट में पुर्तगाल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये अफ्रीका है, और फिर यहाँ से फिर अफ्रीका जुड़ करके यहाँ पर इंडिया आ जाता है, ठीक है। तो समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे क्या था, अफ्रीका का एक सबसे निचला हिस्सा था जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप की खोज जो है वो पहले ही कुछ समुद्री लुटेरे ने यूरोप से केप ऑफ गुड होप के रास्ते की खोज तो पहले से ही कर दिया था। तो यूरोपियों को, जितने भी यूरोपियन थे, उनको ये तो पता चल ही चुका था कि केप ऑफ गुड होप का रास्ता क्या है, ठीक है ना। केप ऑफ गुड होप का जो रास्ता था वो पहले से ही पता था। केप ऑफ गुड होप जो है वो अफ्रीका का सबसे निचला हिस्सा है, ठीक है, याद रखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे निचला हिस्सा है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे सुनिएगा। इस तरह से पुर्तगालियों को पहले से ये पता चल चुका था, क्योंकि पूरे यूरोप में ये खबर फैल चुकी थी केप ऑफ गुड होप की खोज की। तो डिस्कवरी जैसे ही केप ऑफ गुड की हुई, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, जो वास्को डिगामा था उसने स्पेन वालों से पैसा लिया, और आखिर केप ऑफ गुड होप तक तो आसानी से ये पहुंच गया। इसी रास्ते से केप ऑफ गुड होप तो आसानी से पहुंच गया, क्योंकि यहाँ तक रास्ते की खोज हो गई थी। यहाँ पर उसको एक व्यापारी मिला गुजरात का, जिसका नाम था इब्ने मजीद। इब्ने मजीद, इतनी अच्छी किस्मत थी इसकी कि भारत का एक व्यापारी ही इसको यहाँ मिल गया, और ये गुजरात का रहने वाला था। इब्ने मजीद जब ये मिला इसको, तो अब जो भी भाषा में उसने कहा हो, है ना, पुर्तगाली भाषा में कहा हो, जो भी वास्को डिगामा ने, इसने कहा होगा हेलो हेलो आई वांट टू गो टू इंडिया, मतलब पहुंचना जाना चाहते हैं, तो इस तरह से कहा होगा। तो इब्ने मजीद ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें इंडिया पहुंचा दूंगा। कहता है ठीक है, मुझे इंडिया पहुंचा दो, मैं जो तुम्हें मांगूंगा वो दूंगा। तो इस तरह से इब्ने मजीद जो है वो इंडिया इसको लेकर जाता है, और इस तरह से आसान हो जाता है रास्ता इसका, आसान रास्ता हो जाता है वास्को डिगामा का। और वास्को डिगामा 1497 में चलता है, और आखिर 1497 में ये चलता है यूरोप से, और 1 ईयर पूरा लग जाता है इसको पहुंचने में। और यहाँ से ये केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाता है। कहाँ पे पहुंच जाता है? केरल के
कालीकट बंदरगाह पे पहुंच जाता है, जहां का राजा रहता है जमोरीन। कहाँ रहता है, कौन राजा रहता है, जमोरीन राजा रहता है, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय जो जाता है वो पुर्तगालियों को जाता है। उसमें भी कौन व्यक्ति है, वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए आ गया ना क्वेश्चन, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया वाया केप ऑफ गुड होप? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जानते ही होंगे, इसका आंसर है वास्को डी गामा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? अमेरिका की खोज की थी, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो दोस्तों सबसे पहले आने वाले जो थे उनका नाम था तो पता ही है आपको, वो कौन थे? सबसे पहले तो आपको आ ही जाएगा एकदम आसानी से, क्योंकि बहुत बार मैं बता चुका अभी। पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। कब आए थे? 1498 में। और ये कब गए? ये गए इंडिया के आज़ाद होने के करीब करीब। सोच लीजिए कितने साल बाद, 14 साल बाद गए ये। इंडिया आज़ाद हो जाता है 1947 में, और ये जाते कब हैं? 1961 में, क्योंकि गोवा, ध्यान रखिएगा, गोवा भारत से आज़ाद कराया जाता है 1961 में पुर्तगालियों से, क्योंकि पुर्तगालियों से कोई खतरा नहीं होता है। आज भी आप अगर गोवा में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पुर्तगाली बहुत सारे रेस्टोरेंट, पुर्तगाली वहाँ पे फूड आपको वहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो इस तरह से 1961 में पुर्तगालियों ने सबसे लास्ट में भारत छोड़ा और सबसे पहले आए भी थे। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति लिख लीजिएगा, की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। द ग्रेटेस्ट पुर्तगीज गवर्नर हु लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्टुगीज रूल इन इंडिया। तो देखिएगा, एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया भी था कि अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था उसने भारत में एक क्षेत्र जीत लिया था, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था गोवा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गोवा जीतने के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क ने एक वास्तविक नींव रखी थी गोवा में, ध्यान रखिएगा, किसकी? पुर्तगाली शक्ति की। तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने हरा दिया था 1510 में यूसुफ आदिल शाह। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान आस्क द ब्रिटिश विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ट्रीटी। देखिए ध्यान से समझिएगा, टोटल 4 वार हुए थे एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, टोटल 4 एंग्लो मैसूर वार हुए थे। एंग्लो का मतलब ब्रिटिश। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, पहला जो हुआ था वो हुआ था 1767 से लेकर के 1769 तक। दूसरा जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था, ये सारा एंग्लो मैसूर वार मैं बता रहा हूँ, 1780 से लेकर के 1784 तक। तीसरा जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो हुआ था 1790 से लेकर के 1792 तक। और चौथा जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो हुआ था 1799 में। और इसी में टीपू सुल्तान का डेथ हो जाता है, और टीपू सुल्तान को अंग्रेज जो है वो षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी करके मार देते हैं। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। ये 4 टोटल एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे। पहला जो था वो हैदर अली ने अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। हराने के बाद हैदर अली जो है वो अंग्रेजों से कहता है, अंग्रेज जब हारने लगते हैं ना तो ये तुरंत संधि करने आ जाते हैं, एग्रीमेंट करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हम हाथ जोड़ते हैं, हमें एग्रीमेंट करना है। तो हैदर अली जो है वो पहले युद्ध में जब जीत जाता है, पहले एंग्लो मैसूर वॉर में, तो हैदर अली से अंग्रेज एक ट्रीटी कर लेते हैं जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो मद्रास की ट्रीटी जो है वो पहले एंग्लो मैसूर वार में होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे एंग्लो मैसूर वार की बात करें तो अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट। अच्छा, टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। ठीक है, उनके फादर का नाम था। तो पहले तो अंग्रेजों ने हैदर अली से ही लड़ाई की थी। तो पहले एंग्लो मैसूर वार में कौन सा ट्रीटी हुआ? मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास। बस मद्रास में लिख देता हूँ, समझ जाइएगा, ये सारा ट्रीटी में लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा एंग्लो मैसूर वार में ध्यान रखिएगा, मैंगलोर की ट्रीटी होती है। इसमें भी अंग्रेज हार चुके थे।
और टीपू सुल्तान सुल्तान के पिता से ही हारे हुए थे। किससे? हैदर अली से। फिर उसके बाद 1782 के आसपास हैदर अली का डेथ हो जाता है और उसके उसके जो लड़के रहते हैं, टीपू सुल्तान जो लड़का रहता है वो संभालता है आगे के बैटल को। और दूसरे में मैंगलोर की ट्रीटी हो जाती है क्योंकि इसमें भी अंग्रेज हार रहे होते हैं। और तीसरा जो है वो श्रीरंगपट्टनम की होती है ट्रीटी। तीसरे युद्ध को खत्म करने के लिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को एंड करने के लिए श्रीरंगपट्टनम की जो है संधि होती है, ध्यान रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है। और चौथे में कोई ट्रीटी नहीं होती है क्योंकि टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और टीपू सुल्तान को मारे जाने की वजह से ये संधि होती ही नहीं है। अंग्रेज जो है मैसूर को जीत लेते हैं और मैसूर को जीतने के बाद वहां पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा पूछा है आपको, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में कौन सी ट्रीटी हुई, तो आपके सामने मैंने बता दिया कि 1790 से 1792 तक थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चला। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आपके सामने। आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का, कमेंट में भी आप आंसर करिएगा और मैं ये बता भी दे रहा हूँ आपको आंसर कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत कब की गई थी? व्हेन वाज खालसा पंथ स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह? तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन है, व्हेन वाज खालसा पंथ स्टार्टेड, 1599, 1699, 1707 या 1657? ठीक है। हम्म। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपको इसका एप्लीकेशन का अगर डाउनलोड करके आपको एप्लीकेशन के फ्री सेक्शन में जाना है तब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको तभी मिलेगा जब आप फ्री सेक्शन में जाएंगे। इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मैं यही कहूंगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, हाँ। और अगर मैं बता दूं आपको कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डीएनएस एजुकेटर पे डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूपी कॉलेज और जितने भी कॉलेज हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं, इनका आप हमारे डीएनएस एजुकेटर से दोस्तों कर सकते हैं क्या, आप डाउनलोड करके इसका फुल फ्लेज तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में उसका ज़रूर आंसर दीजिएगा मुझे। मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए धन्यवाद।